अनम्यूट कीजिएगा सबको, कुछ पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स के वो डिस्कस करने थे लास्ट लेक्चर में। अनम्यूट कर दें। मेरे रब्बा मुझे हीरा कभी मेरा हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे कैसे हो आप सब लोग, ठीक हो? वालेकुम सलाम मैम। यस मैम। अच्छा बेटे, कोई पॉइंट, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम जो चैप्टर नंबर 1 से कोई क्यू या कोई डाउट है तो आप पूछ नो लीजिए, मैम। हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैम सबको अनम्यूट करवा दें। हाँ जी बेटे, करवाया हुआ है, मैं सबसे ही सबसे बात ओ कर रही हूँ। सबको म्यूट करवा दें, सॉरी। हाँ जी, लेकिन क्लियर है? लेक्चर स्टार्ट करें बेटे? यस मैम। चलो अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। ओके जी बेटे, आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमें क्या डिस्कस करना है? प्रॉपरली बेटे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले, प्रॉपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्कस करने, जिन्हें हमें फॉलो करना कंपल्सरी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली आपकी एक्सटर्नल रिपोर्टिंग होती है। आपने बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस के बारे में रिपोर्ट्स बनानी है और स्पेसिफिकली अपनी एक्सटर्नल पार्टीज को प्रेजेंट करनी है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना मस्ट है। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बेटे इंटरनेशनल लेवल पे एक बोर्ड है जो इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फाइनलाइज करते हैं, बनाते हैं, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे लिए उसको फॉलो करना कंपलसरी है। और इन केस ऑफ कंपनी तो बहुत जरूरी हो जाता है। देखो बेटे, चैप्टर नंबर 1 में हमने ये बात लर्न की है कि सोल ट्रेडरशिप में और पार्टनरशिप के केस में फाइनल अकाउंट्स बनाना, उनको प्रेजेंट करना कंपलसरी नहीं है, उन पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं। चाहे तो वो बना लें, चाहे तो नहीं बनाए। हाँ, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। वाइल इन केस ऑफ कंपनी आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, प्रेजेंट करना कंपलसरी है। तो वहां पे हमें इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मस्ट फॉलो करना है। इनको फॉलो करते हुए हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो एजम्पशंस जिनको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फॉलो करेंगे बेटे, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। आपके थ्रू आउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये कॉन्सेप्ट्स हम कैरी ऑन करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमें लेकर चलने हैं, ये बेटे उनकी लिस्ट है। इसमें से कुछ हम थोड़ा थोड़ा सा टच इनका पढ़ चुके हुए हैं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस, गोइंग कंसर्न एंड सब्सटेंस ओवर फॉर्म। यहाँ इस चैप्टर में इन कॉन्सेप्ट्स को हमने डिटेल में डिस्कस करना है, इसकी एप्लीकेशन करनी है, फिर प्रॉपर्ली हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ मूव करना है। अच्छा, इसमें देखो बेटे दो कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, अब देखिए बेटे वो कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने रुकिए। हेलो बेटे, सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? कोई डिस्टॉर्शन का इशू तो नहीं है? इफ यू हैव एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी, सुहेब कासिम, क्या मसला बेटे? मैम आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, अभी लाउड हो जाती है, और इसके अलावा कोई इशू? हाँ मैम, बाकी कोई इशू अब नहीं। देखो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? इसी नो मैम, वॉल्यूम। बहुत स्लो। तो बेटे फिर आप अपना माइक चेक करो, ऐसा प्रॉब्लम किसी और को तो नहीं आ रहा? एक मिनट में। बेटे अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो लेक्चर भी ऐसे ही इसी वॉल्यूम में मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, मोहम्मद शहजाद हबीब, बेटे आपका क्या इशू है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये आवाज की प्रॉब्लम है, आवाज आपकी कल की निस्बत बहुत कम आ रही है। अच्छा चले, मैं अपना वॉल्यूम और बढ़ाती हूँ। मेरा तो ख्याल है कि काफी क्लियर है। आपने हसन दूसरी तरफ जाके सुना है? अच्छा जी, उससे नेक्स्ट में मुबश्शिर थे अभी यहाँ पे, शहजाद हबीब, इसके अलावा तो कोई इशू नहीं है। चलें स्टार्ट करते हैं बेटा दोबारा से। इन कॉन्सेप्ट्स को
बहुत ध्यान से सुनना और समझना इनकी एप्लीकेशंस ऑनवर्ड चैप्टर्स में आएगी, ठीक है बेटे। अब दो कॉन्सेप्ट्स हमने बार बार रिपीट किए चैप्टर नंबर 1 में, एक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट था और एक सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट था। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हमें क्या बताते हैं कि जनाब बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट पर्सन्स हैं। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा सेपरेट अकाउंट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, जो हमें फॉलो करना है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज करते हुए। बुक्स ऑफ अकाउंट में जब हम डाटा लिखते हैं तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें? हम ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अकाउंटिंग करनी है? हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करनी है। अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका सेपरेशन है ऑनरशिप में और ऑनर में। हम सोल ट्रेडर के अकाउंट्स बनाएं, पार्टनरशिप के अकाउंट्स बनाएं या कंपनी के अकाउंट्स बनाएं, तीनों फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बेटे जब हमने अकाउंटिंग करनी है ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं करनी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करेंगे। ऑनर बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको हमने कैपिटल का नाम दिया था, और कैपिटल क्या है? इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली बिजनेस की लायबिलिटी है, जो कि उसे बिजनेस की पूरी लाइफ में ऑनर की ये इन्वेस्टमेंट बिजनेस में रहती है। एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ बिजनेस ऑनर ये इन्वेस्टमेंट रीपे, बिजनेस जो है ये एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ ये इन्वेस्टमेंट रीपे बैक करेगा। तो business has a separate entity other than its owner, and we do accounting for the business, not for owner. हम अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम अकाउंटिंग किसके पर्सपेक्टिव से करेंगे? वी डू अकाउंटिंग फॉर द बिजनेस, नॉट फॉर द ऑनर। इसकी एप्लीकेशन, इसको हम अप्लाई करते हैं फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, चाहे वो बिजनेस आपका सोल ट्रेडर का बिजनेस हो, आपका पार्टनरशिप का बिजनेस हो, या फिर ऐसा कंपनी बिजनेस कर रहे हो। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। और इसमें हम क्या सीखते हैं? इस कॉन्सेप्ट ने हमें क्या बताया कि जनाब हम अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? हम अकाउंटिंग बेटा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। इसीलिए तो हम ऑनर भी अगर बिजनेस को कुछ देता है उसका अलग से अकाउंट, ऑनर का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग से अकाउंट ओपन होता है जिसका नाम है कैपिटल या फिर ड्राइंग्स। कैपिटल क्या है? जो भी ऑनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकर आ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कैपिटल कहलाती है और ये बिजनेस की क्या है? लायबिलिटी है। और बिजनेस से जो भी विड्रॉ करता है ऑनर, वो क्या है? ड्राइंग्स। एक कॉन्सेप्ट है बेटे सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। लीगली बिजनेस के काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बिजनेस के एसेट्स किसके नाम से खरीदे जाएंगे? बिजनेस की लायबिलिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? बिजनेस में लॉसेस हो जाता है, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो भाई इन केस ऑफ सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप हमने क्या फाइनलाइज किया कि भाई इन दोनों फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एसेट्स हैं, क्योंकि सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप में बेटे जो बिजनेस रन किया जाता है वो ऑनर के नाम से रन किया जाता है, तो ऑनर ही तमाम चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप बिजनेस में जितने एसेट्स खरीद रहे हो ऑनर अपने नाम से खरीद रहे हैं, बिजनेस में जितने कर्जे ले रहे हो ऑनर के नाम से ले रहे हो, बिजनेस में प्रॉफिट है ऑनर से रिलेट कर रहा है, बिजनेस में लॉसेस हैं ऑनर रिस्पॉन्सिबल है, टैक्सेशन हो रही है, गवर्नमेंट टैक्स इंपोज कर रही है, सोल ट्रेडरशिप में और पार्टनरशिप में टैक्स किससे लिया जाएगा? ऑनर से लिया जाएगा। वहां पे इन द आइज ऑफ लॉ आपके सेपरेशन नहीं है ऑनर में और ऑनरशिप में, बिजनेस में और बिजनेसमैन में। व्हाइल इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी के केस में लॉ कहता है कि जनाब आपका बिजनेस भी, आपकी कंपनी भी एक सेपरेट पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अपने काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। कंपनी के केस में हम जितने भी एसेट्स परचेज करेंगे वो कंपनी के नेम से परचेज किए जाते हैं, ऑनर के नाम से नहीं परचेज किए जाते। कंपनी के केस में आपने कोई लायबिलिटी लेनी है वो भी कंपनी के नेम से होगी। पार्टनर्स जो हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, ऑनर्स हैं, उनके नेम से लायबिलिटी रेस नहीं होती बिजनेस में। बिजनेस में लॉसेस हो जाते हैं, कंपनी इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल है।
कंपनी के प्रॉफिट पे टैक्स इंपोज होता है, टैक्स कौन पे करेगा? शेयर होल्डर्स पे नहीं करेंगे, कंपनी इटसेल्फ अपने प्रॉफिट पे खुद टैक्स पे करेगी। ये सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट है। और देखिए यही बातें यहाँ पे मैंने रिपीट की है, और इसकी एप्लीकेशन होती है कंपनी के केस में, इसकी एप्लीकेशन होती है, सोल ट्रेडरशिप में और पार्टनरशिप में इसकी एप्लीकेशन नहीं है। इट इज जस्ट फॉर द बिजनेस ऑफ कंपनीज। सो उनपे अगर इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन होती है तो उसके अगेंस्ट होगा क्या? कंपनीज अपना बिजनेस करती है, रिस्पॉन्स करती है अंडर इट्स ऑन नेम rather than on the name of shareholders. कंपनी का अपना एक नाम है, अपनी एक आइडेंटिटी है, वो अपने नाम से कंपनीज बिजनेस करती हैं, शेयर होल्डर के नाम से बिजनेस को रन नहीं किया जाता। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से आपके शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी है बिजनेस के मैटर्स को, लॉसेस को लेकर, वो लिमिटेड हो जाती है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जस्ट उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट चाहिए। अगर कभी कंपनी डूबी भी तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ऑनर ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी में, उसका लॉस होगा। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी उसके लिए लायबल नहीं होती। लेकिन सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप में क्या है? जनाब बिजनेस में लॉस हो गया, बिजनेस के रिसोर्सेज को बेचा, लॉस हुआ 1 लाख का, रिसोर्सेज बेचे 80,000 रिसीव हुआ, 80,000 का लॉस बिजनेस के एसेट से रिकवर हुआ, 20,000 का लॉस पर्सनल प्रॉपर्टी से पे करेंगे, अपनी पर्सनल जो इनकम से पे करेंगे ऑनर। कंपनी के केस में क्या है? 1 लाख का लॉस हुआ, बिजनेस के एसेट्स बेचे, 80,000 में सेल हुए, 80,000 का लॉस कवर अप हो गया। 20,000 का जो लॉस है उसके लिए ऑनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, कंपनी खुद रिस्पॉन्सिबल होगी। ऑनर की पर्सनल प्रॉपर्टी वहां पे यूज नहीं होती। इस चीज को कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। और इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली क्या है, जितने भी डेट्स हैं बेटे और जितनी भी लायबिलिटीज इंकर्ड होती हैं कंपनी में, वो भी फॉर द कंपनी होती है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी खुद लेती है, शेयर होल्डर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ये कॉन्सेप्ट हमने बार बार रिवाइज किया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले से डिस्कस नहीं हुआ और इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन ऑनवर्ड चैप्टर में आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आराम से डिटेल में डिस्कस करते हैं। बेटे इस कॉन्सेप्ट का नाम है एक्रूअल बेसिस, और इस कॉन्सेप्ट को हम मैचिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अकाउंटिंग के 2 तरह के सिस्टम्स हैं। एक एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हम ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करेंगे? जब कैश का एक्सचेंज होगा, चीज बेची, पैसे नहीं आए। अगर मैं कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रही हूं तो मैं ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करूंगी। मैंने सर्विसेज रेंडर की, किसी को सर्विसेज दी, मैंने लेक्चर दिया और मुझे अभी उसके अगेंस्ट में फी रिसीव नहीं हुई, मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं करना। अगर मैं कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रही हूं, इन दैट केस, फिर से सुनिए, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कब करते हैं? जब कैश का एक्सचेंज होगा। सर्विसेज दी, चीज बेची, पैसे आ गए, रिकॉर्ड कर लें। सर्विसेज दी, पैसे चीज बेची, पैसे नहीं आए, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे करते हैं भाई, हम अपने एक्सपेंसेस को बुक्स में कब लिखें? अगर मैं कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रही हूँ तो भाई जब मैंने उन एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में पेमेंट कर दी तब रिकॉर्ड करूंगी। मैं अपने वर्कर से काम करवा रही हूँ, जनवरी के मंथ में काम करवाया, फरवरी में मैंने उनकी सैलरीज पे करनी। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में मैं इसे जनवरी का एक्सपेंस नहीं बोलूंगी, फरवरी के स्टार्ट में मैंने पे करना है, ये मेरा फरवरी का एक्सपेंस है क्योंकि पेमेंट जब हो रही। और हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करते। इसके ऑपोजिट जो एक सिस्टम है अकाउंटिंग का, जिसे एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, उसे फॉलो करते हैं। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कब करेंगे? कौन सी ट्रांजैक्शंस? रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस की बात करते हैं। रेवेन्यूज कब रिकॉर्ड होंगे? एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हमें कहता है कि भाई रेवेन्यूज आप जब रिकॉर्ड करो जब आपने सर्विसेज दे दी, जब आपने अपना रेवेन्यू अर्न कर लिया।
जब आपने रेवेन्यू को कमा लिया, अर्न कर लिया। अच्छा भाई, रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करना है? जब रेवेन्यू आपने अर्न किया, कमा लिया। कब कमाते हैं, कब अर्न करते हैं? अभी मैंने आपके सामने बात की कि बेटे हमने चीज बेची, हमने किसी को बेनिफिट दे दिया, अब उनसे बेनिफिट लेना है, उसके अंगेज में पैसे लेने हैं। मैंने चीज बेच दी, अपनी खिदमत दे दी, सर्विसेज रेंडर कर दी। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि अब आपका हक बन गया कि उस रेवेन्यू के अंगेज में आप कैश रिसीव करो, इनकम रिसीव करो। अच्छा भाई, रिकॉर्ड कब करें? जब सर्विसेज आपने दे दी, वो आपकी इनकम अर्न हो गई, आप उसको रिकॉर्ड कर दें। मैंने जनवरी में चीजें बेची 50,000 की, पैसे आने फरवरी में। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहता है जनवरी में बेची है, ये जनवरी का रेवेन्यू। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहता है भाई फरवरी में पैसे आएंगे, चाहे आपने जनवरी में चीजें बेच दी हुई हैं, फरवरी में पैसे आएंगे, ये फरवरी की इनकम। एक्सपेंसेस में भी ऐसे ही है। एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करें? जब भाई इंकर्ड हो जाते हैं, जब आप किसी से फायदा ले लेते हो। सैलरीज की एग्जांपल लेते हैं। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हम सैलरीज कब रिकॉर्ड करेंगे? जनवरी में मैंने अपने वर्कर से काम करवाया, बेनिफिट लिया, सर्विसेज ली, फरवरी में मैंने पेमेंट की। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं फरवरी में पेमेंट हुई है तो ये फरवरी का एक्सपेंस। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं क्योंकि आपने सर्विसेज जनवरी के मंथ में ले ली हुई है, एक्सपेंस इंकर्ड हो चुका है, तो आप इसे जनवरी के मंथ की ट्रांजैक्शन बनाइए, ये जनवरी के मंथ का एक्सपेंस है, ये एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये बेसिकली किस चीज को डील कर रहा है, हमारे कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि हमने अपने रेवेन्यूज को और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कब करना है। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बिल्कुल ऑपोजिट। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में कहा जाता है कि एक्सपेंसेस को तब बुक करें जब पेमेंट हो गई, रेवेन्यूज को तब रिकॉर्ड करें जब पैसे आ गए। ये कहता है नहीं भाई, आपने रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करना है। देखें ये कॉन्सेप्ट किस चीज से रिलेट कर रहा है, व्हेन टू रिकॉर्ड द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। आपने अपने रेवेन्यूज को कब बुक करना और एक्सपेंसेस को कब बुक करना है। तो रेवेन्यू के बारे में ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि रेवेन्यूज शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन यू हैव अर्नड, नॉट व्हेन यू हैव रिसीव्ड। जब आपने रेवेन्यूज को अर्न कर लिया तब लिखे, ना कि जब रिसीव किया। रेवेन्यू अर्न कब होता है? जब आप अपने एंड का काम कर देते हो। मैं आपको लेक्चर दे रही हूं, अपनी सर्विसेज दे रही हूं, मैं अपना रेवेन्यू अर्न कर रही हूं। पैसे आए नहीं आए ये बात का मैटर है। वो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हम इस चीज को फॉलो करते हैं। मैंने चीजें बेच दी, कैश पे बेची या उधार बेची, पैसे आए या नहीं आए, मैंने अपने एंड का काम कर दिया, चीजें बेच दी, कस्टमर्स को दे दी, आपने सेल्स रेवेन्यू को अर्न कर लिया, रिकॉर्ड कर दिया। तो रेवेन्यूज को हमने अंडर दिस कॉन्सेप्ट कब रिकॉर्ड करना है? जब हमने रेवेन्यूज को अर्न कर लिया, और इस चीज को फॉर द टाइम बिंग इग्नोर करना है कि उसके अंगेज में कैश आया या नहीं आया, डेफिनेटली वो बाद में हम रिसीव करते हैं। बिजनेस में बेटे मोस्टली ट्रांजैक्शंस, बिजनेसमैन की मोस्टली ट्रांजैक्शंस क्रेडिट बेस्ड होती है, और अंडर दिस कॉन्सेप्ट हम क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट रेवेन्यूज एंड क्रेडिट एक्सपेंसेस को बुक करते हैं। चाहे चीज उधार बेची, खरीदी, चाहे कैश पे खरीदी या बेची, हम दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस को एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में बुक करते हैं। बस जरूरी क्या है, कैश का आना या जाना इस सिस्टम में जरूरी नहीं है। कैश आ गया तब भी ठीक है, नहीं आया जब भी ठीक है, बस ये देख लो कि आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया, आपने अपने एंड का काम कर लिया, अब दूसरे पर्सन की तरफ ड्यू हो गया कि वो आपको कुछ रीपे करेगा, तो मेरा रेवेन्यू अर्न हो गया, तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड किया जाए? एक्सपेंसेस को हम तब रिकॉर्ड करते हैं व्हेन इंकर्ड, नॉट व्हेन पेड। एक्सपेंसेस का भी ऐसे ही है भाई, एक्सपेंसेस जब इंकर्ड हो जाते हैं। एक्सपेंसेस इंकर्ड कब होते हैं? जब आप फायदा ले लेते हो किसी से। आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे ले ली हुई है, यूज कर रहे हो, फायदा ले रहे हो, आपका रेंट का एक्सपेंस इंकर्ड हो गया। चाहे आपने रेंट एडवांस पे कर दिया या बाद में पे करोगे, लेकिन आप बेनिफिट ले रहे हो, आपका एक्सपेंस इंकर्ड हो रहा है, आप उसे रिकॉर्ड कीजिए। चीज उधार खरीद ली, चीज आ गई मेरे पास, मेरे पास चीज आ गई, मैंने बेनिफिट ले लिया, अब मैंने उसके अगेंस्ट में पेमेंट करना है।
चीज मैंने खरीद ली, चाहे पेमेंट की नहीं की, मुझे अपना परचेज एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। सैलरीज की बार बार एग्जांपल देती हूँ, इंश्योरेंस की तरफ चलते हैं बेटे। इंश्योरेंस हमारे रिस्क को कवर अप करता है। इंश्योरेंस कंपनी से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्रीमियम मैंने पे कर दिया या मैंने बाद में पे करना है, वो मेरे रिस्क को कवर अप करे। मेरा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जनवरी के मंथ को मैंने इंश्योर करवाना है, तो जनवरी के मंथ का मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई जनवरी के मंथ में कोई लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी बियर अप करेगी। वो मेरे रिस्क को देख रहे हैं, लॉस हुआ नहीं हुआ ये बात की बात है, लेकिन मैं सिक्योर कर लिया अपने आप को, मैं उनसे बेनिफिट ले रही हूँ, मैं रिलैक्स हो गई कि जनाब अगर लॉस होगा वो कवर अप करेंगे, तो वो बेनिफिट मुझे मिल रहा है, वो मेरा एक्सपेंस इंकर्ड हो रहा है, उसके अगेंस्ट में पेमेंट कब करनी ये बात की बात है। तो सिंपल इज दैट, इस कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा है कि जनाब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को कब लिखेंगे, नॉट एट द टाइम ऑफ द एक्सचेंज ऑफ कैश। जब कैश का एक्सचेंज हो रहा है तब नहीं लिखेंगे, बल्कि जब रेवेन्यूज आप अर्न करें और जब एक्सपेंसेस इंकर्ड हो रहे हैं, जब आप किसी से फायदा ले रहे हो या किसी को बेनिफिट दे रहे हो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज और आइदर इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, तब हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ये एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ने हमें क्या रिलैक्सेशन दी कि जनाब आप अपनी कैश ट्रांजैक्शंस को भी लिख लीजिए और आप अपनी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी लिख लीजिए। बिजनेस में जितने भी मॉनेटरी नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं, आइदर उनके अगेंस्ट में कैश पे हुआ नहीं हुआ, रिसीव किया या नहीं किया, हम ऑल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। और उनके बारे में हमने क्या पढ़ा, वो दो तरह की, कैश बेस्ड एंड क्रेडिट बेस्ड। तो ये कॉन्सेप्ट हमें अलाउ कर रहा है कि हम कैश ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हम मैचिंग कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए बेटे, अगर मुझे 2019 का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, एक्चुअल प्रॉफिट, ट्रू प्रॉफिट, तो फिर मुझे 2019 के रेवेन्यूज, ऑल रेवेन्यूज, चाहे वो कैश बेस्ड थे या क्रेडिट बेस्ड थे, चाहे उनके अगेंस्ट मैंने पैसे ले लिए या नहीं लिए, मैंने 2019 के रेवेन्यूज को उनके 2019 के तमाम एक्सपेंसेस के साथ मैच करना है, चाहे वो एक्सपेंसेस मेरे कैश में पे हुए या नहीं हुए, लेकिन 2019 में मैंने उनके अगेंस्ट बेनिफिट ले लिया हुआ है, वो 2019 में एक्सपेंसेस इंकर्ड हो गए हैं, तो मैंने उन एक्सपेंसेस को मैच अप करके 2019 का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। That's why this concept is also called matching concept. It's basically मैचिंग ऑफ स्पेसिफिक ईयर, जिस साल का मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, मुझे उस स्पेसिफिक ईयर के रेवेन्यूज लेने हैं। कौन से? ऑल रेवेन्यूज, कैश बेस्ड भी और क्रेडिट बेस्ड भी। टोटल रेवेन्यूज लेने उस स्पेसिफिक ईयर्स के, उनको उसी साल के स्पेसिफिक ईयर के एक्सपेंसेस के साथ मैचअप करना है, ताकि उस स्पेसिफिक ईयर का मैं ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकूं। अब जब हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, इन अकाउंटिंग वी फॉलो द एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जब हम इस सिस्टम को फॉलो करेंगे, हम कैश ट्रांजैक्शंस को तो दोनों सिस्टम में रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को अगर फॉलो करें, वहां पे भी कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही हैं, यहां भी होती हैं। डिफरेंस आता है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को हम एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में जब फॉलो करते हैं, तो जनाब हमारे रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस से रेलेवेंट ये एडजस्टमेंट्स सामने आती हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं जो ऑनवर्ड हर चैप्टर में आती हैं। बार बार इन पॉइंट्स को आपने अकाउंट फॉर करना होगा। हम इनका इंट्रोडक्शन यहां लेते हैं। देखिए बेटे, एक्सपेंसेस, अभी हमने बात की कि एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि भाई आप वो एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड कर लें जिनके अगेंस्ट बेनिफिट ले लिया और कैश दे दिया। शर्त ये है कि बेनिफिट उस ईयर लिया हो। सेम ईयर में बेनिफिट लिया और सेम ईयर में आपने पे कर दिया, ये आपके कैश एक्सपेंसेस हैं, इनको भी लिखें। क्रेडिट एक्सपेंसेस को भी लिखें। जिनके अगेंस्ट में करंट ईयर में बेनिफिट ले लिया, अभी पेमेंट नहीं की, वो भी आपने करंट ईयर में लिखने हैं। तो जब
इस तरह चलेंगे तो हमें दो तरह के एक्सपेंसेस मिलेंगे। कुछ एक्सपेंसेस अगर हम क्रेडिट एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करेंगे, दो तरह की सिचुएशन हमें फेस करनी होगी, एडजस्टमेंट्स करनी होंगी। वो क्या है? कुछ एक्सपेंसेस आपके क्रूड हो जाएंगे, कुछ प्रीपेड हो जाएंगे। ये एक्सपेंसेस क्या है? सैलरी की अगर मैं बात करूं, सैलरी के एंगेज में होता क्या है, हम करंट मंथ में, करंट ईयर में बेनिफिट लेते हैं, पहले बेनिफिट लेते हैं, उसकी पेमेंट बाद में करते हैं। कॉमन लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं। यूटिलिटी बिल्स की एग्जांपल ले लीजिए। यूटिलिटी बिल्स के केस में हम बेनिफिट पहले लेते हैं, बिजली को पहले इस्तेमाल करेंगे। जनवरी के मंथ में जो हमने बिजली को यूज किया है उसका बिल हमारे पास फरवरी में आएगा। फरवरी में जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की हुई है उसका बिल मेरे पास नेक्स्ट मंथ में मार्च में आएगा। तो यूटिलिटी सर्विसेज हम पहले लेते हैं, उनका बिल बाद में आता है, उनको उनकी पेमेंट बाद में करते हैं। आप गैस की एग्जांपल ले लीजिए, गैस को भी हम पहले यूटिलाइज करते हैं, पहले बेनिफिट लेते हैं। जब हम बेनिफिट ले रहे हैं, मेरा एक्सपेंस इंकर्ड हो रहा है, मेरा एक्सपेंस रेज हो रहा है, बेनिफिट लिया, बिल बाद में आएगा, बाद में पे करेंगे। अब ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं बेटे जिनके एंगेज में बेनिफिट पहले आता है, पेमेंट हम बाद में करते हैं। ये हमारे एक्सपेंसेस भी हैं क्योंकि बेनिफिट ले लिया, प्लस ये मेरी लायबिलिटी भी है क्योंकि मुझे इनके एंगेज में पैसे देने हैं। जहां भी मैंने पैसे देने हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन जो पास्ट में इंकर्ड हो चुकी, डेफिनेशन को जरा रिवाइज कीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा। पास्ट इवेंट में मैंने पहले बेनिफिट ले लिया, फ्यूचर में मुझे उसके एंगेज में पैसे देने हैं, मेरी लायबिलिटी रेज हो जाएगी। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनके एंगेज में हम पहले बेनिफिट ले लेते हैं, बाद में पेमेंट करनी है, बेटे ऐसे एक्सपेंसेस को हम एक्रूड एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये कौन से एक्सपेंसेस हैं? इनके लिए बहुत सारी टर्म्स यूज होती हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर्स में जाके मैं आपसे डिस्कस करूंगी। अभी आपने इनके बारे में सिंपल ये बात याद रखनी है, ये बिजनेस के पेएबल एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस अगर हम इनको डिफाइन करें तो बेटे ये क्या है? एक्सपेंसेस इंकर्ड। फिर से मैं बार बार कह रही हूँ कि एक्सपेंस इंकर्ड कब होता है, रेस कब होता है? जब हम उनसे बेनिफिट ले लेते हैं। एक्सपेंसेस इंकर्ड, बेनिफिट हैज बीन टेकन बट नॉट येट पेड। लेकिन अभी तक आपने इनके एंगेज में पेमेंट नहीं की। ऐसे एक्सपेंसेस जिनके एंगेज में आपने पेमेंट करना है वो बेटे आपके पेएबल एक्सपेंसेस हैं। हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उन्हें एक्रूड एक्सपेंसेस बोलते हैं। पेएबल एक्सपेंसेस सेम टाइम में हमारा एक्सपेंस भी है और क्योंकि ये पेएबल है इसलिए हमारी लायबिलिटी भी है। कौन सी लायबिलिटी? दो तरह की लायबिलिटीज हमने डिस्कस की, करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। जनवरी के मंथ का यूटिलिटी का बिल आया, बिजली का बिल आया, कब पे करना है? नेक्स्ट मंथ में, फरवरी में। ये लायबिलिटी, इस लायबिलिटी के एंगेज में बेनिफिट हम मैक्सिमम कुछ डेज का लेते हैं। तो ऐसी लायबिलिटीज जिनको हमने विद इन अ ईयर पे कर देना है, जल्दी पे कर देना है, वो कौन सी लायबिलिटीज हैं? करंट लायबिलिटीज। तो सेम टाइम में एक्रूड एक्सपेंस मेरा एक्सपेंस भी है, इनकम स्टेटमेंट में भी जाएगा, और मेरी करंट लायबिलिटी भी है, बैलेंस शीट में भी जाएगा। इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने कुछ लिखी हैं कि जनाब मोस्टली एडवांस सैलरीज भी कुछ लोग ले लेते हैं, लेकिन मोस्टली सैलरीज एक्रूड होती हैं। तो आपकी सैलरीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, गैस बिल है, मोबाइल्स की बात करेंगे तो बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाओगे, आपके पोस्ट पेड मोबाइल बिल्स हैं। तो पहले वो सर्विसेज ली, बाद में हम उसकी पेमेंट कर देते हैं। वो भी आपकी एग्जांपल है एक्रूड एक्सपेंसेस की। एक्रूड एक्सपेंसेस कौन से ईयर होंगे? जिस ईयर हम बेनिफिट ले रहे हैं। जिस ईयर में हम बेनिफिट लेते हैं दैट ईयर इज कॉल्ड करंट ईयर। उस स्पेसिफिक ईयर का मुझे प्रॉफिट निकालना होता है। तो जो मेरा करंट ईयर है, जिस ईयर में मैंने इससे बेनिफिट ले लिया, जिस ईयर का ये एक्सपेंस है, ये उसी जिस ईयर में ये एक्सपेंस इंकर्ड हुआ है, ये उसी साल का एक्सपेंस है, उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। 2019 में बेनिफिट लिया, 2019 का एक्सपेंस है। 2018 में एक्सपेंस लिए इंकर्ड हुआ, बेनिफिट लिया, 2018 का एक्सपेंस है। पेमेंट चाहे हमने एडवांस कर दी थी या बाद में करेंगे, एक्सपेंस किस साल का है? जिस साल बेनिफिट लिया। ओके जी, इसके ऑपोजिट है, कुछ एक्सपेंसेस आपने ऐसे नोट किए हुए होंगे जिनमें होता क्या है, हम एडवांस पेमेंट करते हैं, बाद में फायदा लेते हैं।
रेंट एक्सपेंस है बिजनेस का, उसमें यूजुअली यही होता है, लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट से एडवांस लेता है, पहले रेंट का बिल लेता है, फिर अपनी बिल्डिंग को यूज करने के लिए देता है। तो अगर मैंने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है तो मैं पहले उसका रेंट पे करूंगी, बाद में बेनिफिट लूंगी। अब ये एक्रूड के बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। एक्रूड में क्या था, बेनिफिट पहले पेमेंट बाद में। यहाँ क्या है, अगर मैं एडवांस में पहले से पैसे लेती हूँ और बाद में पहले पैसे देती हूँ और बाद में बेनिफिट लेती हूँ, तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनके एंगेज में हमने पहले पेमेंट करनी है बाद में बेनिफिट लेना है, ऐसे एक्सपेंसेस को हम प्रीपेड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। यहाँ इजी लैंग्वेज में इसको याद रखने के लिए आपने इसके लिए ये टर्म जहन में रखनी है जनाब, हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को एडवांस एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। जितने भी बिजनेस के ऐसे एक्सपेंसेस आप पहले पेमेंट कर दोगे, बाद में उसके अगेंस्ट में बेनिफिट लोगे, ये आपके एक्सपेंसेस कौन से होंगे, प्री मीन एडवांस पे किए हुए एक्सपेंसेस। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें, ये एडवांस एक्सपेंसेस हैं, कैश हैज बीन रिसीव्ड बिफोर एक्सपेंसेस इंकर्ड। एग्जांपल में चलें, रेंट का भी ऐसे ही होता है बेटे, इंश्योरेंस कंपनीज भी क्या है, हमसे प्रीमियम पहले लेती हैं, नेक्स्ट मंथ जब जिस मंथ का उन्होंने हमसे प्रीमियम लिया, नेक्स्ट मंथ का टाइम पीरियड का जो रिस्क है वो कवर अप होगा। आपके जो मोबाइल कार्ड्स हैं वो क्या है, वो प्रीपेड है, पहले पैसे देके कार्ड लेते हो, बाद में उस कार्ड को हम यूज करते हैं। तो आपके प्रीपेड मोबाइल कार्ड्स जो हैं ये भी आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस में आते हैं। ये एक्सपेंसेस तो हैं, किस ईयर के हैं और किस ईयर की इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे बेटे। फर्स्ट कीजिए 2020 है, अप्रैल का मंथ है, कोई बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, मैंने अप्रैल के मंथ का रेंट प्रीवियस मंथ मार्च में दे दिया था और बेनिफिट में ले रही हूं अप्रैल में। सपोज अप्रैल का मंथ स्टार्ट नहीं हुआ, मार्च के टाइम पीरियड में मैंने पैसे दे दिए, बेनिफिट नहीं लिया, पैसे मैं मार्च में दे रही हूँ, लेकिन किस मंथ के लिए दे रही हूँ, नेक्स्ट मंथ के लिए दे रही हूँ, और नेक्स्ट मंथ में बेनिफिट लेना है, इसका मतलब ये मेरे नेक्स्ट मंथ का एक्सपेंस होगा, जिस मंथ में मैं पेमेंट करी हूँ उस मंथ का एक्सपेंस नहीं होगा। इसका मतलब है कि जनाब वो एक्सपेंसेस जो करंट ईयर में पे किए जाते हैं लेकिन उनका बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, तो वो एक्सपेंस भी नेक्स्ट ईयर का बनेगा, दिस ईयर का नहीं होगा। जबकि आपका एक्रूड एक्सपेंस तो करंट ईयर का था, ये एक्सपेंसेस आपके नेक्स्ट ईयर के हुआ करते हैं। बेटे एक्रूड एक्सपेंसेस की मैंने बात की, ये हमने इसके बारे में फाइनलाइज किया कि ये आपका करंट ईयर का एक्सपेंस भी है और इसके अलावा क्या है, ये हमारी करंट लायबिलिटी भी है। व्हाट अबाउट प्रीपेड एक्सपेंसेस? बैलेंस शीट में 3 एलिमेंट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल। कैपिटल तो नहीं है, वो तो ऑनर से रेलेवेंट अकाउंट एलिमेंट है, या तो ये एसेट है, ये लायबिलिटी है। अब एक्रूड एक्सपेंसेस का तो हमने फाइनलाइज कर लिया, विद लॉजिक इसकी बात करते हैं। देखो बेटे, ऐसे एक्सपेंसेस आपने पैसे दे दिए, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली लेकिन अभी आपने इसके एंगेज में बेनिफिट लेना है, पैसे दे दिए, बेनिफिट लेना है। लेना है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरा राइट है, और जो राइट है वो मेरा एसेट है। जहां से बेनिफिट लेना है, हमने पहले बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंशिएट किया था कि बेटे वो तमाम एक्सपेंडिचर्स जिनके अगेंस्ट में आपने बेनिफिट लेना है वो एसेट्स होते हैं। मैंने रेंट का एक्सपेंस जनवरी के मंथ का पिछले साल दिसंबर में एक्सपेंस पे कर दिया, अब जनवरी के मंथ में उनकी बिल्डिंग को यूज करना है, मेरा राइट है, फायदा लेना है, इसका मतलब ये मेरा एसेट भी है। मैंने प्रीपेड मोबाइल कार्ड्स जो है वो परचेज किए हैं,
जनाब मोबाइल कार्ड स्क्रैच किया, नंबर लोड किया, पेमेंट जा चुकी, अब बेनिफिट लेना है, ये मेरा एडवांस एक्सपेंस है, बेनिफिट लेना है, तो इसका मतलब है ये भी फिर मेरा क्या हुआ, एसेट। और बेनिफिट कितने टाइम पीरियड के लिए लेना है? एसेट्स को हमने पहले डिफरेंशिएट किया था कि वो हमारे करंट एसेट्स भी हो सकते हैं और आपके नॉन करंट एसेट्स भी हो सकते हैं। हम मोबाइल कार्ड परचेज किया, सुपर कार्ड्स की बात करें 1 मंथ चलता है, 1 मंथ का बेनिफिट ले लिया, 1 मंथ का बेनिफिट देके ये एक्सपायर हो गया बेनिफिट, तो ये 1 मंथ के लिए आपका एसेट भी बन जाएगा। कौन सा एसेट? करंट एसेट। वो एसेट्स जिनसे आपने मैक्सिमम 1 ईयर का बेनिफिट लेना है वो आपके करंट एक्सपेंसेस है। तो इसका मतलब है कि बेटे आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर का तो एक्सपेंस है, लेकिन दिस ईयर वो क्या होंगे? आपके करंट एसेट्स होंगे। अच्छा बेटे, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हमने वो एडजस्टमेंट्स देखी हैं जो एक्सपेंसेस से रेलेवेंट हमें अकाउंट फॉर करना पड़ेंगे। इसी तरह बेटे जब रेवेन्यूज की बात करते हैं एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में, हमने ये बात सीखी कि हम कौन कौन से रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करेंगे। वो रेवेन्यूज भी रिकॉर्ड करेंगे जिनके अंगेंस्ट में पैसे आ गए, कैश रेवेन्यूज भी रिकॉर्ड होंगे, वो रेवेन्यूज भी रिकॉर्ड करेंगे जो क्रेडिट बेसिस पे हैं, जिनके अंगेंस्ट में अभी पैसे नहीं आए। सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। चीज बेची पैसे आ गए तब भी रिकॉर्ड करें, चीज बेची पैसे नहीं आए जब भी रिकॉर्ड करें। तो जब ऐसा करेंगे तमाम रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करेंगे आइदर रिसीव्ड इन कैश और नॉट, तो फिर हमें रेवेन्यूज की भी 2 एडजस्टमेंट्स डालना होगी। फिर रेवेन्यूज भी 2 तरह के हमारे सामने आएंगे, उसकी भी 2 एडजस्टमेंट्स आएंगी हमारे सामने, जिस तरह एक्सपेंसेस की थी। एक्सपेंस आपका एक्रूड भी हो सकता है, एडवांस भी, इसी तरह रेवेन्यूज आपके एक्रूड भी हो सकते हैं और एडवांस भी हो सकते हैं। एक्रूड का वर्ड जब भी यूज होगा, चाहे वो आप एक्सपेंसेस के लिए यूज कर रहे हो या रेवेन्यूज के लिए यूज कर रहे हो, एक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, जिनके अंगेंस्ट में अभी कैश की ट्रांजैक्शन, कैश का एक्सचेंज रहता है। रेवेन्यूज, एक्रूड रेवेन्यूज आपके बेटे ऐसे रेवेन्यूज हैं जो आपने रेवेन्यू अर्न तो कर लिया, सर्विसेज दे दी, गुड्स सेल कर दी, लेकिन इनके अंगेंस्ट में अभी कैश रिसीव नहीं किया, कैश रिसीव करना है। एक्रूड एक्सपेंसेस के अंगेंस्ट में कैश पे करना होता है, एक्रूड रेवेन्यूज के अंगेंस्ट में अभी आपको कैश रिसीव करना होता है। तो ऐसे रेवेन्यूज जिनके अंगेंस्ट में आपने कैश अभी रिसीव करना है, उन रेवेन्यूज को हम बोलते हैं एक्रूड रेवेन्यूज। इनको हम सिंपल रिसीवेबल रेवेन्यूज भी बोल सकते हैं। ऐसे रेवेन्यूज जो आपने अर्न कर लिए, अर्न कैसे किए? या तो आपने किसी को चीज बेच दी या किसी को अपनी खिदमात दे दी, लेकिन अभी उसके अंगेंस्ट में आपने कैश रिसीव नहीं किया, बल्कि आपका कैश रिसीवेबल है, तो ये रेवेन्यू आपने अर्न कर लिया, ये आपका रेवेन्यू बन गया। लेकिन कैसा रेवेन्यू है? रिसीवेबल है, अभी इसके अंगेंस्ट में पैसे लेने हैं। ऐसे रेवेन्यूज को हम बेटे बोलते हैं एक्रूड रेवेन्यूज। इसके एग्जांपल में देखें, यहाँ लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, उधार चीज बेच दी, पैसे नहीं आए, चीज बेच दी, चीजें बेच दी, आपका रेवेन्यू हो गया। बीइंग सेल्स एजेंट, वर्क हैज डन बट कमीशन वुड रिसीव आफ्टर गुड्स सोल्ड। अगर मैं एज अ सेल्स एजेंट कहीं काम कर रही हूँ, मुझे कमीशन कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है कि जनाब मैंने कितनी चीजें बेची हैं। तो भाई पहले मैं चीजें एज एन एजेंट सेल करूंगी, अपनी सर्विसेज रेंडर करूंगी, फिर मुझे उसके अंगेंस्ट में कमीशन मिलेगा। मैंने सर्विसेज दे दी, कमीशन मेरा बन गया, मिला नहीं, अभी मेरी इनकम बन चुकी, मैंने अपनी सर्विसेज दे दी, खुद के एंड का काम कर दिया, सर्विसेज दे दी, पैसे लेने हैं। जब मैंने सर्विसेज दे दी वो मेरा रेवेन्यू हो गया, लेकिन अभी मैंने उसके अंगेंस्ट में कैश रिसीव नहीं किया, इसलिए वो मेरा कौन सा रेवेन्यू होगा? एक्रूड रेवेन्यू। अब किस ईयर का ये रेवेन्यू होगा? दिस ईयर का, प्रीवियस ईयर का, या फ्यूचर ईयर का? किस ईयर का ये रेवेन्यू होगा? तो उसके लिए शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं जिस साल रेवेन्यू अर्न किया, जिस साल आपने चीज बेची, जब आपने जिस टाइम पीरियड में सर्विसेज रेंडर की, ये उस साल का रेवेन्यू बनेगा।
हम करंट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग कर रहे हैं तो करंट ईयर में देखेंगे कि कौन कौन से रेवेन्यूज हमने अर्न कर लिए, कौन कौन सी गुड्स सेल कर दी, कौन कौन सी सर्विसेज रेंडर कर दी हुई है, तो ये आपके करंट ईयर के रेवेन्यूज हो जाएंगे। ये हमारे करंट ईयर के रेवेन्यूज तो हैं, लेकिन कैसे रेवेन्यूज हैं? कैश नहीं आया, कैश इसके केस में हमने रिसीव करना है, बेनिफिट लेना है। तो बेनिफिट बेटे लेना है, इसलिए ये मेरा एसेट भी है और जल्द ही बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ कैश मुझे रिसीव हो जाएगा। इसका मतलब ये रेवेन्यू भी है प्लस ये मेरा इसके अलावा क्या है, करंट एसेट भी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपने याद रखनी, इसकी एप्लीकेशन ऑनवर्ड हर चैप्टर में है। तो भाई एक्रूड एक्सपेंसेस क्योंकि पेएबल होते हैं, आपने अदा करने होते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लायबिलिटी है। इन रेवेन्यूज के केस में आपने कैश रिसीव करना होता है, आपके पास कैश आएगा, आपका राइट है, आपने बेनिफिट लेना है। अपने एंड का काम कर लिया, दूसरे एंड से आपने लेना है बेनिफिट, तो ये आपका राइट है। जो बेनिफिट लेना है वो क्या है, आपका एसेट है। नेक्स्ट रेवेन्यूज की बेटे, जिस तरह हम एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस किया था कि एक्सपेंस आपका एडवांस भी हो सकता है, एक्रूड भी। बेटे रेवेन्यूज में भी तो ऐसी होता है। मैंने रेंट की बात की है, अगर मैं टेनेंट हूं, मैंने बिल्डिंग रेंट पे ली है, मैं बेनिफिट लूंगी और पैसे दूंगी, वो मेरा एक्सपेंस है। बीइंग लैंडलॉर्ड, मैंने किसी को अपनी बिल्डिंग रेंट पे यूज करने के लिए दी हुई है, मैं अपनी चीज को उनको यूज करने के लिए दे रही हूँ, उसके केस में मुझे कैश लेना है, तो वो मेरे टेनेंट का एक्सपेंस है और लैंडलॉर्ड का क्या है, रेवेन्यू है। क्योंकि रेंट के केस में कैश की ट्रांजैक्शन पहले हो जाती है, रेंट हमेशा एडवांस होता है, तो जनाब टेनेंट के लिए वो क्या है, वो एडवांस एक्सपेंस है। लैंडलॉर्ड के लिए क्या है, वो एडवांस रेवेन्यू है। अब बीइंग एम्प्लॉय, पहले सैलरी की हम बात कर रहे थे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिजनेस का तो सैलरी एक्सपेंस है। एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर एम्प्लॉय के लिए क्या है, वो रेवेन्यू है। एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज दे रहा है और उनके केस में पैसे ले रहा है, वो एम्प्लॉय का रेवेन्यू है। और पैसे क्योंकि बाद में आते हैं, कैसा रेवेन्यू है, जो उसे बाद में रिसीव होगा वो उसका एक्रूड रेवेन्यू हो जाएगा। और अगर उसने सैलरी एडवांस ले ली हुई है, कुछ एम्प्लॉयज ले लेते हैं एडवांस सैलरी ले लेते हैं, बेनिफिट वो बाद में आपको देंगे। तो भाई अगर बीइंग एम्प्लॉय मैंने सैलरी पहले ले ली हुई है, जनवरी के मंथ की सैलरी पहले ले ली हुई है, बेनिफिट में अपना बाद में दूंगी, तो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एडवांस सैलरी एम्प्लॉय ने ली है, उसने विड्रॉ की है, वो उसका एडवांस रेवेन्यू होगा। अब स्टूडेंट्स की बात करते हैं, कॉलेज की बात करते हैं, हर जगह ही यही है, टिप्स में भी ऐसा ही है। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो पहले स्टूडेंट से फीस चार्ज करते हैं, उनको एनरोल करते हैं, और बाद में उसके केस में स्टूडेंट्स को लेक्चर की फैसिलिटी दी जाती है, बाद में उनको सर्विसेज रेंडर होती है। तो जो स्टूडेंट से फीस आ रही है, वो कॉलेज का क्या है, रेवेन्यू है। लेकिन अगर एडवांस ले रहे हैं तो कौन सा रेवेन्यू है, एडवांस रेवेन्यू है, आपका अनअर्न्ड रेवेन्यू है। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये भी, इसकी एक टर्म मैं आपको एलेबोरेट कर दूं, एडवांस रेवेन्यू को हम अनअर्न्ड रेवेन्यू भी बोलते हैं। अन नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ऐसा रेवेन्यू जो भी आपने कमाया नहीं है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने कहा रेवेन्यू को कब लिखो, जब कमा लिया, जब सर्विसेज दे दी, आपने कमा लिया, तब रिकॉर्ड करो। हमने स्टूडेंट से एडवांस फीस रिसीव की, 4 मंथ्स हमने आपको एजुकेशन की फैसिलिटीज रेंडर करनी है, आपको लेक्चर्स देने, 4 मंथ्स का हमने आपसे एडवांस चार्ज कर लिया, वो कॉलेज का रेवेन्यू है। किन मंथ्स का रेवेन्यू है, जिन मंथ्स में हमने आपको ये सर्विसेज रेंडर करनी है। ये फ्यूचर टाइम पीरियड, जब मंथ्स में, अभी ये मैंने जनाब जनवरी के स्टार्ट में, चले हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं जनाब, हमने आपकी एनरोलमेंट मार्च में की, सर्विसेज आपको अप्रैल मई जून जुलाई आपको अपनी सर्विसेज देंगे। ये हमारा कॉलेज का रेवेन्यू ऑनवर्ड मंथ्स में बनेगा, जिन मंथ्स में मैंने सर्विसेज देनी है, जब लेक्चर्स देने हैं, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मई जून एंड जुलाई। रिसीव मैंने इनको कब कर लिया हुआ है, इनको मैंने रिसीव कर लिया हुआ है जनाब, हमने रिसीव कर लिया आपसे इन द मंथ ऑफ मार्च।
मार्च में हमने एडवांस आपसे ले लिया, ये हमारे पास मार्च का रेवेन्यू नहीं है, ये रेवेन्यू ऑनवर्ड मंथ्स का बनेगा। तो जितने भी एडवांस रेवेन्यूज हम रिसीव करते हैं वो करंट ईयर के नहीं होते, बल्कि फ्यूचर ईयर्स के होते हैं, फ्यूचर टाइम पीरियड के होते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताइए ये हमारा एसेट होगा या लायबिलिटी होगी? हमने एडवांस पैसे ले लिए, अब अपनी सर्विसेज हमने देना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको सर्विसेज दें, एजुकेशन की फैसिलिटी को रेंडर करें। इसका मतलब है कि हमने अपनी ऑब्लिगेशन को अभी मीट करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अदा करना है। तो इसका मतलब ये कॉलेज की फ्यूचर की रेवेन्यू भी होगा और इसके अलावा करंटली ये हमारी क्या है, लायबिलिटी भी। तो जनाब आज हमने क्या डिस्कस किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मैचिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हमने क्या सीखा, फिर से इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं। अकाउंटिंग में दो तरह के सिस्टम्स, एक कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हम ट्रांजैक्शंस को कब रिकॉर्ड करते हैं? जब कैश का एक्सचेंज होता है, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, जब जब रिकॉर्ड करेंगे। और मोस्टली हम बुक्स ऑफ अकाउंट में अपनी अकाउंटिंग में कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करते। इसके ऑपोजिट आपका एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, हम उसको लेकर चलते हैं। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हम सीखते क्या है कि भाई हम अपने एक्सपेंसेस को, रेवेन्यूज को रिकॉर्ड कब करें। तो ये कॉन्सेप्ट ने हमें क्या सिखाया कि रेवेन्यूज को हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब अर्न कर लिया, इररिस्पेक्टिव के उन रेवेन्यूज के केस में कैश रिसीव किया या फिर नहीं किया। एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करेंगे? जब एक्सपेंसेस इंकर्ड हो गए, आपने बेनिफिट ले लिया, इररिस्पेक्टिव आपने उसके केस में पेमेंट की या नहीं की, हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लेंगे। कब? जब एक्सपेंस इंकर्ड हो जाएगा। रेवेन्यू किस मंथ में, किस ईयर में रिकॉर्ड करें? जिस ईयर में बेनिफिट आपने अपने रेवेन्यू को अर्न कर लिया, बेनिफिट दे दिया। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम फॉलो करें तो हम दोनों तरह की मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था, दो तरह की हैं, कैश सिस्टम, उसमें कैश मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। हम एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करते हैं और कैश ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करते हैं। अगर दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें तो फिर मुझे सेल्स एंड परचेजेस कौन सी रिकॉर्ड करनी है? मैंने गुड्स सेल की, चाहे उनके केस में कैश रिसीव कर लिया या नहीं किया, मेरी कैश सेल्स थी या क्रेडिट सेल्स थी, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हम दोनों सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि चीज जब दे दी आपने अपने कस्टमर को, आपने अपना रेवेन्यू अर्न कर लिया, अपनी खिदमत दे दी, अब आपने कस्टमर से पैसे दे। हम एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में फिर परचेजेस कौन सी रिकॉर्ड करेंगे? दोनों तरह की, कैश परचेजेस को भी रिकॉर्ड करेंगे और आप क्रेडिट परचेजेस को भी रिकॉर्ड करोगे। आपने चीज खरीदी, पैसे दिए या नहीं पैसे आपने दिए, आपने एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में दोनों ट्रांजैक्शंस को कैश परचेजेस को भी और क्रेडिट परचेजेस को भी रिकॉर्ड करना है। क्यों? क्योंकि आपने चीज खरीदी, फायदा ले लिया, आपका एक्सपेंस इंकर्ड हो गया, आप इसको रिकॉर्ड कीजिए। कब हुआ? जब चीज आपने खरीदी। पैसे दिए नहीं दिए वो बात की बात है। तो बेटे हम क्या करते हैं एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में, अगर ये चीज फॉलो करेंगे तो हमें एक्सपेंसेस और रेवेन्यू से रेलेवेंट दो एडजस्टमेंट्स को डील करना पड़ता है। आपके एक्सपेंसेस एक्रूड भी हो सकते हैं और एडवांस भी हो सकते हैं, आपके रेवेन्यूज भी इसी तरह एक्रूड और एडवांस हो सकते हैं। इन्हें हमने डिटेल में डिस्कस किया, कल फिर से इनको रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। Until that time, Allah Hafiz.